खुशामदीद। आज हम लोग ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, मगर आम तरीके से नहीं। हम उन्हें सिर्फ टूल्स या औजार समझकर नहीं, बल्कि मसले हल करने के अलग-अलग फलसफों के तौर पर देखेंगे। ये समझना वाकई एक कमाल का सफर है कि किस तरह हमारी सोच, हमारे आइडियाज मशीन की जुबान में ट्रांसलेट होते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक बैंक का इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक नई गाड़ी का कंप्यूटर और एक हाई टेक वीडियो गेम, इन तीनों चीजों में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? देखने में तो ये बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं, आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं लगता है ना। जवाब है कोड। जी हाँ, इन सब की बुनियाद कोड पर है। और सिर्फ कोड नहीं, बल्कि अक्सर इन सब के लिए एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, एक ऐसी लैंग्वेज जो खास इसी काम के लिए चुनी गई हो। पर यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर हमें इतनी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस की जरूरत ही क्यों है? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक्स पर जाना होगा, मतलब जीरोज और वंस की दुनिया से भी आगे। तो ये है हमारे सफर का पहला पड़ाव। देखिए, हर कंप्यूटर के दिल में जो चीज चलती है वो है मशीन कोड। ये प्रोसेसर की अपनी बिल्कुल नेटिव जुबान है। बस जीरोज और वंस की एक लंबी लाइन। ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर ले लें, चाहे कितना ही एडवांस्ड क्यों ना हो, बिल्कुल आखिर में जाकर वो इन्हीं सादा बुनियादी हिदायत में टूट जाता है। असल में प्रोग्रामिंग की पूरी हिस्ट्री ही मशीन की छोटी छोटी डिटेल से दूर जाने का एक सफर है। और इस सफर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एब्स्ट्रैक्शन लैडर का कॉन्सेप्ट, यानी एक ऐसी सीढ़ी जिस पर हम हर कदम पर डिटेल्स कम करते जाते हैं और ऊपर चढ़ते जाते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर है मशीन कोड, जो सीधा हार्डवेयर से बात करता है। इससे एक कदम ऊपर आती है असेंबली लैंग्वेज, जो इन जीरोज और वंस को थोड़े बेहतर समझ में आने वाले नाम दे देती है। और फिर सबसे ऊपर हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये हमारी जबान और लॉजिक के इतने करीब हैं कि डेवलपर्स को मशीन की फिक्र ही नहीं करनी पड़ती, वो बस प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस कर सकते हैं। और जैसा कि अधीम कंप्यूटर साइंटिस्ट एड्सगर डाइक्स्ट्रा ने कहा था, प्रोग्रामिंग का फन असल में कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्गेनाइज करने का फन है। और एब्स्ट्रैक्शन, यानी ये जो हमने सीढ़ी चढ़ी है, यही इस कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने का सबसे पावरफुल टूल है। तो अब जब हम एब्स्ट्रैक्शन को समझ गए हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सोचिए, अगर लैंग्वेजेस ईंट और सीमेंट जैसा बिल्डिंग मटेरियल हैं, तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स उस इमारत के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स या ब्लूप्रिंट्स हैं। मतलब ये सिर्फ कोड लिखने के तरीके नहीं हैं, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के पूरे पूरे फलसफे हैं। तो आखिर ये पैराडाइम है क्या चीज़? ये सिर्फ कोई टेक्निकल चॉइस नहीं है, जैसे हथौड़ा इस्तेमाल करें या पेचकस। नहीं, ये सोचने का एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक नज़रिया है जो ये तय करता है कि एक प्रोग्रामर किसी प्रॉब्लम को देखता कैसे है और उसे सॉल्व करने के लिए कोड को डिज़ाइन कैसे करता है। एक बहुत मशहूर पैराडाइम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी, जो जावा और C++ जैसी लैंग्वेजेस में मिलता है। इसका आइडिया ये है कि असल दुनिया की चीज़ों को, जैसे कार या कस्टमर, कोड में मॉडल किया जाए। हर ऑब्जेक्ट अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, जैसे गाड़ी का रंग क्या है और अपने सारे काम, जैसे गाड़ी चलती कैसे है, को एक जगह बंद करके रखता है, बिल्कुल एक मॉडर्न बिल्डिंग के अलग अलग सेल्फ कंटेन्ड मॉड्यूल्स की तरह। और फिर इसके बिल्कुल दूसरी तरफ है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, यानी FP, जो हैस्केल जैसी लैंग्वेजेस की बुनियाद है। इसका स्टाइल बिल्कुल ही अलग है। ये कंप्यूटेशन को देखता है जैसे मैथ्स के फंक्शंस की एक सीरीज हो। यहाँ डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बहता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि असल डेटा कभी चेंज नहीं होता, बिल्कुल पानी की नालियों के खूबसूरत सिस्टम की तरह, जहाँ पानी आगे बहता रहता है। तो इन दो फलसफों में बुनियादी फ़र्क क्या है? देखिए, ओओपी कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करता है चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स में ग्रुप करके, उन्हें एक डब्बे में बंद करके। ये म्यूटेबल स्टेट पे फोकस करता है, मतलब ऑब्जेक्ट की हालत वक्त के साथ बदल सकती है। जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करता है फंक्शंस की एक पाइपलाइन बनाकर, एक फ्लो क्रिएट करके। और ये इम्यूटेबल स्टेट को तरजीह देता है, मतलब एक बार जो डेटा बन गया उसे बदला नहीं जा सकता। तो चलिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अब रियल वर्ल्ड में लाते हैं। एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट के लिए ना सही लैंग्वेज चुनना एक बहुत ही अहम फैसला होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्डिंग का आर्किटेक्ट ये फैसला करता है कि ईंट इस्तेमाल करनी है, पत्थर या शीशा। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज का इंतखाब कभी इस बारे में नहीं होता कि कौन सी लैंग्वेज सबसे अच्छी है।
सवाल ये होता है कि इस काम के लिए सबसे सही कौन सी है। और ये फैसला कई चीज़ों को देखकर किया जाता है, जैसे परफॉर्मेंस कितनी चाहिए, उस लैंग्वेज के टूल्स और लाइब्रेरीज यानी इकोसिस्टम कैसा है, टीम को कौन सी लैंग्वेज आती है और प्रोजेक्ट की अपनी ज़रूरत क्या है। तो एक आर्किटेक्ट को ना इन सब चीज़ों को तोलना पड़ता है। वो खुद से पूछता है कोड को कितना फास्ट चलना चाहिए, स्पीड सबसे इम्पॉर्टेंट है या नहीं। फिर वो देखता है क्या इस लैंग्वेज के लिए पहले से बने बनाए टूल्स और लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो मेरा काम आसान कर दें, मेरी टीम को पहले से क्या आता है, और आखिर में हम बना क्या रहे हैं, एक वेबसाइट, एक गेम या डेटा एनालिसिस का कोई टूल। इन्हीं सवालों के जवाब से सही बिल्डिंग मटेरियल का इंतखाब होता है। चलिए अब आखिर में थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं, मुस्तकबिल की तरफ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो सफ़र है ना, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि हो सकता है कि हम एक बहुत बड़ी तब्दीली की दहलीज पर खड़े हों। और आगे का सबसे बड़ा आइडिया शायद ये है कि अगली इवोल्यूशन, अगली बड़ी तब्दीली कोड को हम इंसानों के लिए आसान बनाने के बारे में ना हो, बल्कि उसे एआई के लिए लिखना आसान बनाने के बारे में हो। हम एक ऐसे दौर की तरफ जा रहे हैं जहां हम मशीन को सिर्फ ये बताएंगे कि क्या करना है और मशीन खुद ये फिगर आउट करेगी कि उसे कैसे करना है। मतलब प्रोग्रामिंग की पूरी डेफिनेशन ही बदलने जा रही है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एआई खुद अपना कोड लिखना शुरू कर देगी, तो फिर इंसान और मशीन के बीच ये जो क्रिएशन का, तख्लीक का रिश्ता है, ये कैसा होगा? अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिखने में कैसी होगी? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नया चेहरा देगा।